नमस्कार दोस्तों, मैं परवेज अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का टॉप ऑफिसर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सभी कंपटीशन एग्ज़ाम और एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि प्रतियोगी परीक्षाएं और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, जिसमें हम देखते हैं सर्वप्रथम एंट्रेंस एग्ज़ाम के तौर पर BHTC, PTT, नीट, जेई और जेट जैसे एग्ज़ामों की तैयारी करवाई जाती है। वहीं कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें तो RPSC एंड RSMSSB के अंतर्गत आने वाली सभी भर्तियों के साथ साथ सेंट्रल लेवल पर होने वाली RRB यानी कि रेलवे, SSC और UPSC जैसे बड़े एग्ज़ामों की तैयारी भी करवाई जाती है। CTET जो कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम ही माना जा सकता है, उसकी भी हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी करवाई जाती है। आज हम यहाँ पर राजस्थान जीके के राजनीतिक पहलू के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। जहाँ पर भी आप कहीं सिलेबस में इस टॉपिक को देखें, राजस्थान जीके, इसका क्या तात्पर्य है, उस विषय में हम बात करने जा रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस में अगर आपको राजस्थान जीके दिखाई देता है तो उसका सीधा सा मतलब होता है कि उसमें आपसे राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान जियोग्राफी और साथ में राजस्थान इकोनॉमी, और अंत में देखें तो राजस्थान की पॉलिटी या राजनीतिक पहलू के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आपके सामने राजस्थान पॉलिटी यानी कि राजस्थान के राजनीतिक पहलू की सामान्य जानकारी का अध्ययन करवाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं। राजस्थान की पॉलिटी को समझने से पहले आप इतना सा समझ लीजिए कि पॉलिटी का जो सबसे पहला भाग होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो शासन और प्रशासन को चलाने के लिए एक ऐसा कानून या एक ऐसे नियमों का पुलिंदा जिसके माध्यम से देश की सर्वोच्च सत्ता और नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को सुनिश्चित किया जाता है, संविधान कहलाता है। तो संविधान एक ऐसा नियम और विधेयकों का एक पुलिंदा होता है जिसके माध्यम से हम नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को सुनिश्चित कर सकते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज। यूजुअली हम भारत में रहते हैं तो भारत का भी एक संविधान है। भारत के संविधान को समझने से पूर्व ये समझ लीजिए कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं हुआ था उससे पूर्व हमारे ऊपर कई राजा महाराजाओं ने, फिर उसके बाद अंग्रेजों ने अपने अपने नियम और कायदे बनाकर हम पर राज किए और हमारे कई जगह हमारे अधिकारों का हनन हुआ और कई जगह हमें अपने कर्तव्यों से मुक्त नहीं किया गया।
इसे संविधान को मुख्यतः देखा जाए तो हम 3 भागों में देख सकते हैं कि 1757 से पूर्व अर्थात वो वाला समय जिसे इतिहास में पढ़ा जाता है और राजा महाराजाओं के काल से जाना जाता है। इसके बाद जो 1757 से लेकर 1857 का जो समय है वो कंपनी शासन अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए बनाए गए नियम और कायदों का एक पुलिंदा। 1857 के बाद मुख्य रूप से सत्ता हस्तांतरित होकर सीधी ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली जाती है। और फिर 1857 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के द्वारा हम पर राज किया जाता है और ब्रिटिश संसद के द्वारा जो नियम और कायदे बनाए जाते हैं उन्हें ही भारतीय नागरिकों को लागू करना होता है और भारतीय नागरिकों को उन्हें ही फॉलो करना होता है। इसके पश्चात 1950 से वर्तमान समय तक हमारा अपना संविधान यानी भारतीय संविधान लागू हो चुका और वर्तमान में हम इसी भारतीय संविधान के अनुसार कार्य करते हैं। 1950 में कुछ डेट्स आपको यहाँ पर मैं याद करवा देता हूँ कि 1947 से 1950 के बीच में हमारे साथ क्या क्या हुआ। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एक लंबे अरसे तक हम पर राज करने के बाद भारतीय लोगों के अथक प्रयास और हमारे क्रांतिवीरों के अथक प्रयास के पश्चात हमें आज़ादी का अवसर प्राप्त हुआ, जिसकी डेट 15 अगस्त 1947 है, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस या इंडिपेंडेंट डे के रूप में भी मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को मूलतः हम आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन हमारे पास नियम और कायदे नहीं थे कि जिससे हम देश और देश के नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों को सुनिश्चित कर सकें और सत्ता को चला सकें। इसी वजह से एक संविधान सभा का गठन किया गया और हमें संविधान को बनाने में पूर्ण रूप से 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। सोचने वाली बात है कि हमें अपना संविधान बनाने में इतना समय क्यों लगा। तो ये जो संविधान बना है हमारा, ये ना कि उस समय के लिए बल्कि आने वाले समय में तमाम भारतीय नागरिकों के हितों और अधिकारों की रक्षा करते हुए एक ऐसी सत्ता स्थापित करना था जो पूर्ण रूप से लोकतंत्रात्मक व गणतंत्र हो। गणतंत्र से पूर्व हम पर राजतंत्र था, यानी कि तमाम राजा महाराजाओं के द्वारा हम पर राज किया गया। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पर राज किया, फिर ब्रिटिश क्राउन ने हम पर राज किया और राजतंत्र स्थापित रहा। फिर जब गणतंत्र स्थापित हुआ तो हम जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, जनता के लिए जनता द्वारा शासन स्थापित हो गया।
लोकतंत्र का बेसिक मीनिंग ही यही है कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन हो। कई लोगों का मानना यह है कि भारत का संविधान एक बहुत ही बड़ा और लिखित संविधान है। हालांकि ये बात सच भी है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है। लिखित संविधान, जिसे कई लोगों ने एक हाथी से तुलना करते हुए बहुत ही विशालकाय संविधान बताया है। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर जैसे कई लोगों के हितों की रक्षा करनी है, अधिकारों की रक्षा करनी है, कर्तव्यों के बारे में डिटेल से जानकारी देनी है, सत्ता के बारे में डिटेल से जानकारी देनी है, तो उस संविधान के निर्माण में हमारे पास इतना वक्त लगना बिल्कुल ही जायज़ है। क्योंकि हम एक ऐसा संविधान चाहते थे जिससे प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा की जा सके, उनके कर्तव्यों के पालना के बारे में डिटेल से बताया जा सके और सत्ता हस्तांतरण के बारे में उल्लेख किया जा सके। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा सोच समझकर और बहुत विचार कर हमने एक ऐसी संविधान सभा का गठन किया जो हमारे हितों की, हमारे अधिकारों की हितों की रक्षा कर सके। संविधान सभा एक ऐसी सभा थी जो पूरे भारत देश के नागरिकों के हितों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। इसलिए संविधान सभा के द्वारा संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, इतना समय लगा। अब इतना समय लगने के बाद हमारे पास जो संविधान बनकर आया उसमें क्या क्या था या उसमें क्या क्या है, ये बात देखिए कि जो संविधान है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान, इसकी कुछ विशेषताएं जो देख लेते हैं हम कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले जो बात करता हूं मैं वो है कि एक तो इसमें प्रस्तावना है। क्या है इसमें? एक प्रस्तावना, या जिसे उद्देशिका भी कहा गया है और इंग्लिश में इसे प्रियम्बल कहते हैं। फिर उसके बाद इसमें 22 भाग, कई जगह 22 लिखा हुआ है, कई जगह 25 भाग लिखे हुए हैं। 22 या 25 भाग हमारे पास संविधान में उपलब्ध हैं। फिर 395 अनुच्छेद और पूर्व में 8 थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां मौजूद है। और संविधान में कई चीज परिवर्तित करते हुए हमने इसमें संशोधन भी किया। समय समय पर देखते हुए हमारे पास कई संशोधन देखने को मिले। तो वर्तमान में 104 या 105 संविधान संशोधन हमारे पास मौजूद हैं। 104 या 105 संविधान संशोधन हमारे पास वर्तमान में मौजूद है। ये कुछ बातें नॉर्मली है जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आए या ना आए, लेकिन हमें एक बेसिक जानकारी हमारे देश की और हमारे देश के संविधान की होना अति आवश्यक है। अब जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम यहाँ पर यूजुअली राजस्थान के मुख्य एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो राजस्थान के राजनीतिक पहलू के बारे में अगर हम बात करें तो जो मैंने 22 भाग बताए हैं उनमें से केवल भाग 6 जो राज्य सरकार की बात करता है,
उसके बारे में विशेष चर्चा की जाएगी। ये पार्ट आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है कि जिस भी एग्जाम में आपके पास ये पोर्शन लिखा हुआ हो, राजस्थान पॉलिटी या राजस्थान का राजनीतिक पहलू या फिर राजस्थान जीके, नॉर्मली अपने पास कई एग्जाम ऐसे हैं जिनमें ऐसे लिखा रहता है कि राजस्थान जीके। अब जनरल नॉलेज में उसकी हिस्ट्री आ गई, कल्चर आ गया, आर्ट आ गई, इकोनॉमी आ गई, ज्योग्राफी आ गई, राजनीतिक पहलू आ गया और वहाँ का करंट अफेयर आ गया। ये सभी पोर्शन इस जीके यानी सामान्य अध्ययन के अंदर या सामान्य ज्ञान के अंदर सम्मिलित होते हैं। तो हम यहाँ पर केवल राजस्थान पॉलिटी की बात करेंगे इस चैनल के माध्यम से। आगे आपके लिए और भी कई क्लासें लाई जाएगी जिसमें भारतीय संविधान का पूरा उल्लेख 1 बाय 1 आर्टिकल बाय आर्टिकल और एम लक्ष्मीकांत पूर्ण रूप से आपके लिए उल्लेख करके यहाँ पर खोल के रख दी जाएगी, पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा एक तरीके से आपके सामने उस चीज़ का। फिलहाल हम यहाँ पर राज्य सरकार के बारे में बात करते हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी राजस्थान में लेटेस्ट पीटीईटी का एग्जाम 9 जून को प्रस्तावित है, जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम है। उसके बाद बीएसटीसी और एलडीसी और सीईटी आदि एग्जाम भी होने वाले हैं। तो इन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए इनके बारे में विशेष बात करने के लिए हम यहाँ पर राजनीतिक पहलू, राजस्थान के राजनीतिक पहलू को लेकर आए हैं। राजस्थान राजनीतिक पहलू। राजस्थान के राजनीतिक पहलू को समझने से पहले मैं केवल आपको आज की क्लास में जो मैंने सिलेबस बताया उसमें से केवल एक पार्ट जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है उसके बारे में उल्लेख कर देते हैं, क्योंकि कई बार उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में देखने को मिलते हैं। प्रस्तावना या उद्देशिका वो क्या है देखते हैं हम यहाँ पर। प्रस्तावना क्या है हमारी कि उसमें लिखा हुआ है पहला शब्द हम भारत के लोग। इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करें कि इंग्लिश में होगा या हिंदी में, बोथ मीडियम अपन यहाँ पर यूज करने वाले हैं। कंटेंट आपको हिंदी में प्रोवाइड करवाया जाएगा और मैं बोल भी साथ में इंग्लिश में दूंगा। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। भारत को, किसको? भारत को। अब थोड़ा सा कलर बदल के लिखता हूं मैं यहाँ पर ताकि आपको ये कुछ विशेष शब्दों के बारे में उल्लेख कर सकूं। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इंग्लिश में देखें इसको तो सोवरेन बोलते हैं इसको, सोवरेन। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी हमारे देश की जो टेरिटरी है उसके अंतर्गत आने वाले भाग में जितने भी लोग आएंगे उन सब की बात यहाँ पर की जा रही है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फिर उसके बाद समाजवादी अर्थात सोशलिस्ट। समाजवादी का मतलब है कि हम पूंजीवादी ना होते हुए समाजवादी यानी कि समाज के लोगों के हित की बात हमारे संविधान में करने जा रहे हैं। दो तरीके के लोग होते हैं, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट। तो हम कैपिटलिस्ट नहीं होकर कहें सोशलिस्ट। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष अर्थात सेक्युलर होंगे हम। किसी भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और हम पर्टिकुलर किसी एक धर्म को फॉलो नहीं करते। पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष
लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य अर्थात डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक, ये 5 शब्द हैं जो प्रस्तावना में विशेष रूप से हैं। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इनको याद करने के लिए आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, SSSDR, SSSDR, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक, कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, इस बात पर ध्यान रखें कि न्याय कितने तरीके के हैं हमारी प्रस्तावना में, 3 तरीके के। न्याय मीन्स जस्टिस, कौन कौन सा, सामाजिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, 3 तरीके के जस्टिस, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय। फिर उसके बाद आगे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ से आप जो भी कुछ, अगर कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट में बता भी सकते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय और 5 तरीके के जो हमारे पास है वो है स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता अर्थात लिबर्टी। 5 तरीके की स्वतंत्रता कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना आदि की स्वतंत्रता है हमारे पास, यानी लिबर्टी है। लिबर्टी के बाद फर्टेनिटी यानी बंधुता। तो 2 तरीके की बंधुता है, इसको हम एक बार इससे भी देख लेते हैं, पीडीएफ से। हमारे पास इसकी पीडीएफ भी मौजूद है। देखिए कि न्याय कितने तरीके का, 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। थोड़ा सा इसको बारीक कर लेते हैं। स्वतंत्रता कितने तरीके की, 5 तरीके की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 5 तरीके की हमारे पास स्वतंत्रता। न्याय को यहां सर जस्टिस से लिख लेते हैं, स्वतंत्रता को लिबर्टी से। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा समता, इक्विटी उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता अर्थात फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्विटी, फ्रेटर्निटी।
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी और इंटीग्रिटी को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इन 3 शब्दों का मतलब समझ लीजिए कि एडॉप्ट अर्थात हमने हमारे संविधान में कई चीजें ऐसी है जिन्हें एडॉप्ट किया है, बाहर से लिया है। जैसे यहाँ पर इन्हीं शब्दों की बात कर लेते हैं, लिबर्टी, इक्विटी और फर्टर्निटी, यानी स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये हमने फ्रांस की क्रांति से लिए। उसी प्रकार हमने हमारे संविधान में कई चीजें अन्य देशों से ली है। अधिनियमित, एडॉप्ट, इनैक्ट, यानी इसे ही नियम बनाया जाता है। सर्वोच्च जो कानून होगा देश का वो संविधान ही माना जाएगा। आत्मर्पित, एडॉप्ट, इनैक्ट और गिव टू आवरसेल्व्स, गिव टू आवरसेल्व्स, यानी स्वयं को दे रहे हैं हम। ये हमने किसी और के लिए नहीं बनाया, खुद के लिए बनाया, अपने लिए आत्मर्पित करते हैं। इसी बात से ये बात सिद्ध होती है। तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसी ही पॉलिटिकल वीडियो पाने के लिए, पॉलिटी से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक बात याद रखें कि पढ़ना और सीखना दोनों में डिफरेंट है। पढ़ना आप रीडिंग लगा सकते हैं डायरेक्ट, और हो सकता है कई टीचर आपको केवल पढ़ा ही रहे हों। जैसे यहाँ पर मैंने अभी पीडीएफ खोली, उसी प्रकार मैंने आपको उसमें बताया भी कि इसमें ये चीज़ है, जो डिफरेंसेस है और उसके अंदर क्या क्या मैंडेट है वो है। लेकिन एक चीज होती है सीखना। ये बात इंपॉर्टेंट है कि लर्निंग जो है ना आपकी, वो कैसी है। लर्निंग इंपॉर्टेंट है, रीडिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली अभी आज के दौर में यूट्यूब पे हो क्या रहा है, इस वाले कॉन्सेप्ट पे काम किया जा रहा है, रीडिंग वाले पे। तो रीडिंग से काम नहीं चलेगा। अब कंपटीशन का दौर इतना है कि लर्निंग करनी पड़ेगी आपको। उस टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करना होगा और उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करना होगा। और ये नहीं कि टीचर पढ़ा के चला गया और आप खत्म, उसके बाद कुछ नहीं। यहाँ पर प्रोसेस खत्म नहीं होती। लर्निंग का असली मतलब यही है कि दैनिक जीवन में भी आप उस चीज़ को अगर देख रहे हो तो आपको वो चीज़ दिखाई दे रही है। आप चीज़ सीख रहे हो तो वो आपके भाव में उतर के आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं हम वीडियो को समाप्त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल कोट या एक बहुत बड़े शायर की एक शायरी सुना देता हूँ कि वो बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। वो बात अलग है कि तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। यही एक जुनून एक ख्वाब मेरा है कि यही एक जुनून एक ख्वाब मेरा है कि वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है, वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।